लास्ट टाइम हमने ग्राफिकल मेथड देखा था वेक्टर एडिशन का, जिसमें हमने ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ के बारे में पढ़ा था। अब आज हम उसी लॉ को फॉर्मूला में देखने वाले हैं, एनालिटिकल। अब देखो बच्चों, ग्राफिकल मेथड जो है वो इतनी एफिशिएंट नहीं है भाई। अगर मान लो मेरे पास 20 न्यूटन का फोर्स है तो मेरे को 20 मीटर 20 सेंटीमीटर ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं स्केल लूंगा तो भी मुझे डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, डायरेक्शंस यहाँ वहाँ होंगे। तो ग्राफिकल मेथड जो है वो इतनी इफेक्टिव नहीं है, इसीलिए हम पढ़ते हैं एनालिटिकल मेथड। और एनालिटिकल मेथड बेटा और कुछ भी नहीं है, सिंपली फॉर्मूला है। फॉर्मूला बना कहाँ से? ग्राफिकल से। तो अगर ग्राफिकल मेथड अगर हमको आएगा तो ही एनालिटिकल मेथड समझ में आएगा, वरना नहीं। अच्छा भाई सपोज करो, चलिए हम पिछली बार से शुरू करते हैं कि भाई हम एक वेक्टर ए ले लेते हैं और यहां से हम ले लेते हैं एक वेक्टर बी। दोनों के बीच का एंगल ले लेते हैं हम कितना? थीटा। भाई पैरेललोग्राम लो याद है ना आपको? सबसे पहले हम पैरेललोग्राम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। अब भाई रिजल्टेंट कहाँ होगा? रिजल्टेंट हमको पता है कि जहां दोनों की टेल इंटरसेक्ट करती है वहां से एक डायगोनल ड्रॉ करने पे मुझे मिल जाएगा रिजल्टेंट। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर? ठीक है, दिस इज ए बी एंड आर। अच्छा अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसके पास क्या क्या होगा? भाई इसके पास कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगी एंड साथ ही साथ इसके पास डायरेक्शन भी होगी। भाई हमने लास्ट टाइम भी देखा था मैग्नीट्यूड कैसे हम ढूंढते थे? भाई इसकी जितनी लेंथ होगी उतनी उसकी मैग्नीट्यूड, हमने ये देखा था। और डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो भाई हम इसको अल्फा लेते थे, इसको अल्फा लेते थे एंड इट इज नथिंग बट द डायरेक्शन। भाई ये अल्फा की जो वैल्यू होगी एंगल, वो हमको क्या देता था? डायरेक्शन। ठीक है, अब चलिए इसकी फॉर्मूला डेराइव करते हैं और डेरिवेशन के लिए कुछ फिगर में छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। भाई मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना इधर। हम क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन नीचे खींच लेता हूं और इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं। हमने ये वेक्टर को एक्सटेंड कर दिया और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन हमने नीचे खींच ली। मैं इसको चलो नाम दे देता हूं, सपोज करो एम एन पी। मैंने ऐसे नाम दे दिया इसको, अपने मर्जी से नाम दे दिया और ठीक है, आई थिंक इनफ है। अच्छा चलो, अब ये जो वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड में ले लेता हूं ए। भाई वेक्टर ए की जो मैग्नीट्यूड है उसको अभी के लिए मैं ए ले लेता हूं और वेक्टर बी की जो मैग्नीट्यूड है उसको मैं अभी के लिए बी ले लेता हूं। कोई वैल्यू होगी 10 11 3 4, कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो वेक्टर ए की वैल्यू मैंने ले ली ए और बी के लिए भी। भाई आपको पता ही होगा कि मैग्नीट्यूड को हम ये मोड से दिखाते हैं। दूसरा है ओके, तो भाई ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा। फिलहाल मैं वेक्टर हटा देता हूं, मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। ये बी है, अगर ये बी है, इसकी लेंथ इसकी वैल्यू अगर बी है तो बच्चा ये भी बी हो जाएगा। अब भाई मैं कुछ ऐसा करता हूं कि मुझे ये Pn मिल जावे और ये Mn मिल जावे। क्या करना पड़ेगा? ये ट्रायंगल को पहले अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, ये M N P ये 90 डिग्री है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? अच्छा दूसरी चीज बेटा, ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा हो जाएगा? भाई दो पैरेलल लाइन और बीच में ट्रांसवर्सल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएगा। भाई छोटे छोटे बेसिक्स बात कर रहे हैं मैथ्स की। ये दो लाइन पैरेलल और ये इसको ट्रांसवर्सल, तो भाई ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल, तो अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, इसका मतलब ये एंगल थीटा हो जाएगा। क्या यहां से मैं ऐसा बोल दूं? देखो इसकी वैल्यू हमारे पास है b, इसकी वैल्यू b है, तो भाई cos थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो Pn अपॉन b। क्या Pn की वैल्यू ऐसा बोल दूं, b को इधर ले आओ, b cos थीटा इज इक्वल टू Pn। तो बच्चा Pn की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? b cos थीटा। अब मैं इसकी वैल्यू ढूंढ लेता हूं Mn की।
तो साइन लगा दो, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर या ऑपोजिट, जो बोल रहा है बोल लो, अपॉन हाइपोटेनियस बी, इसको भी यहां ले आता हूं, तो mn इज इक्वल टू बी साइन थीटा। मतलब बच्चा इसकी वैल्यू मिल गई हमें बी साइन थीटा। और ये एक्चुअली हम जानते हैं, देखो ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, आगे थियरी आती है उसमें हम ये देखेंगे कि किसी वेक्टर का वेक्टर, देखो ये वेक्टर ही तो है अल्टीमेटली, तो कोई भी वेक्टर जहां एंगल बनाता है उसके साथ वो बन जाएगा वेक्टर cos थीटा, देखो वेक्टर cos थीटा, और उसके 90 डिग्री पे वो बन जाता है वेक्टर sin थीटा। ये हम देखेंगे, बाद में देखेंगे। ठीक है भाई, यहां तक चीजें क्लियर। अब मैं ये ट्रायंगल ले लेता हूं भाई, मैं ओके अब भाई मैं इस पॉइंट को भी कोई नाम दे देता हूं, इसको चलो O नाम दे देता हूं, MNOP, इसको Q नाम देता हूं। ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट, इसको Q नाम देता हूं। अब बच्चे लोग मैं ट्रायंगल ले रहा हूं, कौन सा, OMN। देखिए जरा कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं, ट्रायंगल OMN, ये ट्रायंगल OMN। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये O, ये M, ये N, ये 90 डिग्री, MN हमारे पास है B sin थीटा, ON, बच्चा ON क्या हो जाएगा, हाँ देखो यहां से यहां तक A और यहां से यहां तक B cos थीटा, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं A plus B cos थीटा, ये क्या बन जाएगा A plus B cos थीटा। भाई मुझे ये मेरा रिजल्टेंट है और मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, पिक्चर ओवर। भाई मोड ऑफ आर स्क्वायर या आर स्क्वायर, अच्छा एक चीज याद रखना, मैग्नीट्यूड को अगर ऐसे भी दिखाया तो चलता है, मोड का स्क्वायर बोलो कि डायरेक्टली स्क्वायर बोलो एक ही बात है। बेटा आपके वहां से कोई नेटवर्क इश्यू होगा, देखो जरा। ओके मेरी ब्लैक आ गई, जरा हिलो मत, ओके तो भाई पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करें तो यहां पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू b sin थीटा का स्क्वायर प्लस a प्लस b, इसका स्क्वायर। करो ना, अरे बच्चा आपके वहां से नेटवर्क इशू है, आप उसको बंद करके फिर से चालू करो। भाई इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, a प्लस b cos थीटा, भाई यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। चलिए इसको क्लियर करते हैं, इसको सिंपलीफाई करें तो यहां से हो जाएगा, इसको एज इट इज रहने दो, b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस a प्लस b होल स्क्वायर कर देबे, a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर। भाई हम नॉर्मल एकदम बेसिक मैथ्स लेके चल रहे हैं आज, सो r स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छा यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा लिखना रह गया था, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसको मैं इसके साथ लिख लेता हूँ। अच्छा काम करते, देखो इसमें से और इसमें से b स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं। भाई b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस ये प्लस यहाँ क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा। बाकी की कहानी ये तो एज इट इज, इसको कोई चेंज नहीं, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। अब बच्चा लोग sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, आइडेंटिटी पढ़ी थी 10th में, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रीअरेंज कर दिया, a को आगे लेके आ गया, b को पीछे लेके चला गया, प्लस 2ab cos थीटा। तो बच्चा ये आ गया आपके रिजल्टेंट की वैल्यू। इससे एक स्टेप आगे और जा सकते हैं, भाई कुछ नहीं करना है, दोनों जगह स्क्वायर रूट। तो भाई अगर मुझे रिजल्टेंट चाहिए किसी दो वेक्टर के बीच में, अगर मुझे रिजल्टेंट चाहिए तो वो आ जाएगा a
रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। समझ आ रहा है बच्चा लोग? जरूर पढ़ने पे आप ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, एक ही चीज है, खाली स्क्वायर और स्क्वायर रूट का फर्क। तो भाई इस तरीके से देखो ये बन गई आपके रिजल्टेंट की फॉर्मूला। अब जो हम लास्ट टाइम इसकी लेंथ से जो चीज लेते थे वही वैल्यू आपको अब यहां से मिलने वाली है। ओके, अब हमें डायरेक्शन की बात करें। भाई अगर मुझे ये एंगल चाहिए तो देखो ये ट्रायंगल OMN है, तो क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज अल्फा। अब मैं यहां पे ले लेता हूं tan अल्फा। भाई देखना जरा ध्यान से, tan अल्फा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट क्या है b sin थीटा, एडजेसेंट क्या है a प्लस b cos थीटा। तो भाई यहां से आपको मिल जाएगा आपका एंगल। ठीक है, अब भाई इसकी कोई वैल्यू आएगी फिर हम चेक कर लेंगे कि tan की कौन से एंगल के लिए ये वैल्यू आती है। सिंपल। ओके, सो ये एंगल की फॉर्मूला और ये रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड की फॉर्मूला। ओके, तो बच्चों लोग याद रखना ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला। भाई पूरा डेरिवेशन भी आना चाहिए आपको, एग्जाम में डेरिवेशन भी पूछते हैं और ये फॉर्मूला तो पूरे 11th 12th में यूज करनी है। भाई 11th 12th में चाहे जो भी हो जाए, आपकी टांग टूटे, आप तोड़ो किसी को, जो भी हो जाए इसको मत भूलना। पूरे 11th में और पूरे 12th के फिजिक्स में ये और ये आपके अंग संग रहने वाला है। चलिए ठीक है, अब भाई कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं। अच्छा एक चीज याद रखना है भाई, ये जो आपको दिख रहा है ना cos थीटा, ये कौन सा एंगल है? दोनों वेक्टर के बीच वाला एंगल। भाई दो वेक्टर के बीच में जितना एंगल आएगा वो एंगल इधर आएगा। और ये अल्फा जो हमने किया था tan अल्फा, बेटा वो दो वेक्टर के बीच में नहीं है, वो रिजल्टेंट और वेक्टर a के बीच में है। किसके बीच में है? रिजल्टेंट एंड वेक्टर a के बीच में। तो ये दोनों एंगल अलग अलग है, यही आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है भाई, इसके कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं। चलिए स्पेशल केसेस। अब स्पेशल केसेस का मतलब है कि अगर आपके दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाए। अब दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 कब होता है? जब वो दोनों पैरेलल हो। तो अगर वेक्टर A और वेक्टर B पैरेलल है, क्या मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं? वेक्टर A एंड वेक्टर B। इसका मतलब बच्चा कि जब ये सेम डायरेक्शन में होंगे, मतलब पैरेलल होंगे, तो एंगल 0 होगा, उस समय डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। भाई इस समय इसका आंसर क्या आने वाला है? वेक्टर A प्लस वेक्टर B, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड। एंड भाई इसकी जगह क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? वेक्टर A प्लस वेक्टर B। अरे वही तो होता है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B रिजल्टेंट ही तो होता है। तो भाई ये चीज भी अगर कभी दी जाए तो कंफ्यूज मत होना। आज ये जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। चलो हम देखते हैं ये आया कैसे, ये आया कहां से देखते हैं। भाई रिजल्टेंट की फॉर्मूला क्या होती है? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अभी अभी हमने डिराइव किया, थीटा की जगह पे मैं 0 रख लेता हूं, तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। भाई cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। cos 0 की वैल्यू 0। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। भाई cos 0 इज इक्वल टू 1। तो बच्चा इसकी जगह पे 1 हो जाएगा, मतलब 2ab बचेगा। अब ये कौन सी फॉर्मूला हो गई? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। भाई ये वाली फॉर्मूला हो गई a प्लस b होल स्क्वायर। तो ये रूट से बाहर, तो भाई आपका क्या बन गया? r। भाई मोड ऑफ r लिखो कि सिंपल r लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है, उसकी वैल्यू, उसकी मैग्नीट्यूड।
मैग्नीट्यूड कितनी हो गई? a प्लस b। क्या हो गया ये? a प्लस b। ओके, एंड भाई रूट देखो, हम स्टार्टिंग में क्या लिखते थे? वेक्टर a और वेक्टर b को ऐड करो तो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। तो भाई जहां रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी जगह में वेक्टर a प्लस वेक्टर b तो लिख सकता हूं ना। आप समझ रहे हो? दिस इक्वल टू दिस, तो अब इसकी जगह पे मैंने वेक्टर a प्लस b। इसका मतलब मुझे अगर किसी दो वेक्टर का एडिशन चाहिए, मतलब अगर उसका वैल्यू चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, कब? जब दोनों का एंगल 0 तो सिंपली वो ऐड हो जाएगा, सिंपली ऐड हो जाएगा। याद रखना, मैग्नीट्यूड ऑफ a की वैल्यू एंड b की वैल्यू। पता है हमने स्टार्टिंग में देखा था कि एक लड़की थी, उसका पहले डिस्प्लेसमेंट 4 सेंटीमीटर था, फिर 3 सेंटीमीटर था, तो 4 + 3 7 आ गया था। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था, तो डायरेक्टली ऐड हुआ था दोनों। देखो पहले यहां से यहां जा रहे हैं 4 सेंटीमीटर, फिर यहां से यहां जा रहे हैं 3 सेंटीमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना? 4 + 3 7 सेंटीमीटर। डायरेक्टली ऐड, कोई तकलीफ ही नहीं है। एंड वन मोर थिंग कि बच्चा, ये जो आपको वैल्यू मिलेगी ना किसी दो वेक्टर के एडिशन की, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। मतलब कि भाई आपके रिजल्टेंट की जो वैल्यू है वो एक रेंज में होता है। कोई भी वैल्यू कितनी भी आ सकती है ऐसा नहीं है, उसकी एक लिमिट होती है। तो मैक्सिमम लिमिट क्या होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b। इसको याद रखो, इसको हम अच्छे से और भी देखने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे आपको और अच्छे समझ आएगा। ठीक है बच्चा, यहां तक कोई डाउट? भाई अब सेकंड केस देख लेते हैं इसमें, जिसमें हम अब एंगल ले लेते हैं 180 डिग्री। भाई 180 डिग्री कब होता है? आपको याद है लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था एकदम ऑपोजिट कि अगर कोई वेक्टर का एग्जैक्ट ऑपोजिट ले लो तो उसके बीच में 180 डिग्री बन जाएगा। ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। ये वेक्टर a और इसकी एकदम ऑपोजिट में मैं ले लेता हूं वेक्टर b। अब एक ऑपोजिट डायरेक्शन है तो क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है, माइनस। तो इस केस में क्या वैल्यू आती है? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ a माइनस b। अब मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b। अच्छा मैंने इसके बाहर मोड रखा है बच्चा। इसके पहले क्या था? इसके पहले ये फॉर्मूला थी, सिंपली a प्लस b। चलो भाई अगर आप मोड लगाते हो तो मोड a और मोड b होता है, लेकिन इस केस में भाई, इस केस में क्या हो रहा है? मोड ऑफ मोड a प्लस मोड b। भाई इसका क्या मतलब? अब बच्चा इसमें वेक्टर a बड़ा है कि वेक्टर b बड़ा है, मुझे क्या पता? अगर a बड़ा हुआ तो a माइनस b ग्रेटर देन 0 आएगा, और a छोटा हुआ तो a माइनस b लेस देन 0 आएगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी। भाई हम तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ और सिर्फ वैल्यू, डायरेक्शन नहीं। तो इसीलिए हम ये एक्स्ट्रा मोड लगाते हैं कि भाई इसकी वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो कि चाहे माइनस हो, हम उसको पॉजिटिव कर देंगे, इसीलिए ये वाले मोड लगाए हैं। ठीक है, समझ आया भाई मैं क्या बोल रहा हूं? वेक्टर a बड़ा है कि वेक्टर b बड़ा है हमें नहीं पता, तो हो सकता है कि सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस आएगा। सॉरी भाई, तो a माइनस b लेस देन 0 होगा कि मतलब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, हमें नहीं पता। पॉजिटिव हो तो अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव हुआ तो कुछ भी करेंगे, उसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। भाई अगर सपोज करो a इज इक्वल टू 3 हुआ एंड b मतलब मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड 3 है और b का मैग्नीट्यूड सपोज 7 है, तो a माइनस b क्या हो जाएगा? 3 माइनस 7 माइनस 4। लेकिन हमें तो सिर्फ वैल्यू से मतलब है, हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं है, तो ये माइनस हमारे किसी काम का नहीं है, इसलिए हमने क्या कर दिया? मोड कर दिया। तो मोड करने से कोई भी नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। ये मोड करने से कोई भी नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, इसीलिए हमने यहाँ पे ये मोड लगाया। ठीक है, इसका डेरिवेशन सेम पहले जैसा। क्या करेंगे? आर स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180।
भाई ये कौन सा एंगल होता है? दो वेक्टर के बीच में, दो वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? 180। अब cos 180 क्या होता है भाई? cos 180 पता है किसी को? cos 180 होता है -1। cos 180 इज -1। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -1 के कारण हो जाएगा -2ab। तो बच्चा ये कौन सी फॉर्मूला बन गई? a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर वाली फॉर्मूला बन गई। तो ये रूट कट और r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a माइनस b। लेकिन हम यहाँ पे मोड लगा देंगे। एक और चीज की आपको याद रखनी है, दैट दिस इज द मिनिमम वैल्यू। भाई जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो रिजल्टेंट की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो एक रेंज के अंदर है। तो मैक्सिमम वैल्यू हमने कितनी देखी थी? भाई हमने रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी देखी थी? a प्लस b। और मिनिमम वैल्यू कितनी देखी भाई हमने? सॉरी, मैक्सिमम वैल्यू a प्लस b और मिनिमम वैल्यू a माइनस b। तो भाई हमारा जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड इन दोनों वैल्यू के बीच में कहीं ना कहीं होगा। ये हो सकता है, ये हो सकता है, उसके बीच में हो सकता है, लेकिन इससे कम नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है? सपोज करो भाई जैसे कि कह देते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पे ले लेते हैं, which of the following can never be the resultant of vector a is equal to 5, मतलब इसका मैग्नीट्यूड, एंड वेक्टर b उसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं हम 2। ऑप्शन दिया हुआ है, आप हमारे पास ऑप्शन है, वन 7 3 या 4। भाई हमको बोला हुआ है वेक्टर a की मैग्नीट्यूड, वेक्टर b की मैग्नीट्यूड, और पूछा हुआ है कि इसका जो भी रिजल्टेंट हो, प्लस करने पे माइनस में जो भी इसका रिजल्टेंट हो, कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती। तो बच्चा हमने क्या बोला कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? सॉरी, मैक्सिमम कितनी होगी? a प्लस b, तो 5 प्लस 2 7। और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? a माइनस b, तो 5 माइनस 2 3। बच्चा मतलब इसकी जो भी वैल्यू होगी वो 3 और 7 के बीच में होगी। भाई 3 पॉसिबल है, 3 तो पॉसिबल है ना, मैक्सिमम वैल्यू है ना, वो तो पॉसिबल है। 4 दोनों के बीच में आ रहा है, पॉसिबल है। 7, भाई 7 तो मिनिमम वैल्यू है, वो भी पॉसिबल है। 1 पॉसिबल है? नहीं। सो हमको वही तो पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी, कौन सी पॉसिबल नहीं है? तो भाई ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स में क्या बोल रहा बेटा? ओके भाई, स्पेशल केस नंबर 3, अगर एंगल 90 डिग्री हो गया तो, अगर जो वेक्टर a और वेक्टर b है उसके बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया तो उस समय क्या? भाई एक चीज याद रखना कि अगर ये 90 डिग्री है, चलिए काम करते हम देख ही लेते हैं। आइए, रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा की जगह पे हमने लिख दिया cos 90। अच्छा cos 90 क्या होता है भाई? क्या बोल रहे हो? हाँ नहीं आएगा भाई। cos 90 क्या होता है? 0। तो 0 के कारण ये पूरा टर्म उड़ गया, बचा क्या? भाई रिजल्टेंट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। भाई याद रखना, अगर कभी दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो उसका रिजल्टेंट सिंपली दोनों का स्क्वायर रूट। इन शॉर्ट भाई देखो ऐसा क्यों हुआ? क्या ये पाइथागोरस थ्योरम में बोल सकता हूं? ये हो गया a, भाई ये b है तो ये भी b हो जाएगा।
और ये आपका रिजल्टेंट, अरे भाई ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, स्क्वायर बन जाएगा ना ये तो ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, तो भाई ये हाइपोटेन्यूस, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो वही तो बन गया। तो जब ये 90 डिग्री बन जाएगा तो सिंपली हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देना है। तो तीन केस हमने पढ़े, एक 0 डिग्री, 0 डिग्री पे क्या होता है, दोनों का एडिशन a प्लस b, अगर 180 डिग्री है दोनों के बीच में तो a माइनस b हो जाएगा, और a माइनस b मिनिमम वैल्यू है, a प्लस b मैक्सिमम है। एक ना होल्ड करना। हाँ प्रियांशी, हाँ वही टाइम, हाँ ओके। और फिर हमने देखा कि भाई ये 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री है तो सिंपली पाइथागोरस यानी दोनों वेक्टर का स्क्वायर एडिशन, ओके। चलिए, सो ये तीन केसेस एंड फॉर्मूला याद रखना भाई अच्छे से। भाई तो फर्स्ट क्वेश्चन इज टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, भाई दो फोर्स है 10 न्यूटन के एट अ पॉइंट। भाई देखो आपको एक फिगर दे रखी है, एक ये फोर्स है 10 न्यूटन, एक ये फोर्स है 10 न्यूटन, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच का एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री। कितना एंगल दिया है ये 60 डिग्री। फाइंड द रिजल्टेंट, भाई हमको रिजल्टेंट पूछा गया है और ऑप्शन दिए गए हैं √3 30 डिग्री, √3 60 डिग्री, √2 30 डिग्री एंड √2 60 डिग्री। इन शॉर्ट मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों पूछा गया है। भाई डायरेक्शन देखा था ना अल्फा, तो भाई इसका रिजल्टेंट, चलो पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट करें। ये कुछ ऐसा आ जाएगा पैरेललोग्राम और इसके बीच का ये आ जाएगा रिजल्टेंट और ये बन जाएगा अल्फा। तो भाई आपको ये वैल्यू भी ढूंढनी है और अल्फा भी ढूंढना है। फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, चलिए शुरू हो जाते हैं। भाई r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू क्या है 10। भाई चलो मैं इसको वेक्टर a बोल देता हूं, इसको वेक्टर b बोल देता हूं। तो a की वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर 100, b की वैल्यू फिर से 10, 10 का स्क्वायर 100, 2 into 10 into 10 into cos 60। ये क्या हो जाएगा 100 plus 100 200 प्लस 10 10 सा 100 into 2 वापस क्या हो गया 200, बट इस बार मल्टीप्लिकेशन में cos 60 है। cos 60 की वैल्यू 1/2 1/2, तो ये कट गया 100, 200 प्लस 100 300, तो ये कितना हो जाएगा भाई 300 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 into 100, 100 का स्क्वायर रूट 10 और 3 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। तो लो भाई ये आ गया रिजल्टेंट 10√3 न्यूटन। भाई आपके जो वेक्टर थे वो न्यूटन में है ना, तो रिजल्टेंट भी न्यूटन में रहेगा, सीधी सी बात है। ओके, सो tan√3 दिख रहा है कहीं पे भी? कहीं पे भी नहीं दिख रहा। अब क्या किया जाए भाई, बोलो क्या किया जाए ऐसे में? भाई कुछ ना किया जाए, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ठीक है, मैं लिखना आपको दिया था। सो भाई tan√3 दो आंसर आ रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ना भाई। ये 60 तो दो वेक्टर के बीच में है, हमें कौन सा एंगल चाहिए भाई, हमें तो अल्फा चाहिए। भाई मैंने क्या समझाया था, डायरेक्शन कौन देता है, रिजल्टेंट और वेक्टर के बीच वाला एंगल। लेकिन ये 60 डिग्री तो क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है,
सो दिस इज एब्सोल्युटली नॉट एन राइट आंसर। वैसे हमें पता चल गया कि अब तो आंसर यही है, बट ढूंढते हैं भाई, एंगल ढूंढते हैं, चलिए। सो एंगल ढूंढने के लिए क्या हमने फॉर्मूला बोला था, tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। यही फॉर्मूला देखी थी भाई हमने एंगल के लिए। चलिए, tan sin 60 अपॉन tan प्लस tan cos 60, tan इंटू sin 60। भाई sin 60 क्या होता है, √3/2 अपॉन tan प्लस tan इंटू cos 60 क्या होता है, 1/2। सो ये गया फाइजा, ये गया फाइजा। ऊपर क्या बचा, 5√3, नीचे क्या बचा, tan प्लस 5 15। सो 5 3 जा 15, √3/3। भाई नीचे से √3 कट हो सकता है क्या, मैं ऐसा बोल सकता हूं 1/√3। अरे भाई 3 था ना, तो 3 के बदले √3 into √3 लिख सकते हैं, तो एक एक √3 कट हो गया। देखो देखो, ये हमने ऐसा किया, नीचे 3 था तो नीचे 3 के बदले हमने √3 into √3 लिख दिया। सो एक एक √3 कट, तो क्या बचा 1/√3। तो tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। अच्छा बच्चा, ऐसा कौन सा एंगल है जिसके लिए tan की वैल्यू 1/√3 होती है, 30। सर इधर दिया है ना, और नहीं भाई जरा याद करो, भूल गए, tan सब भूल गए। भाई क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं tan 30 इज इक्वल टू sin 30 अपॉन cos 30। sin 30 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 का आंसर आ गया 1/√3। इसका मतलब यहां से अल्फा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। कितना हो जाएगा अल्फा, 30 डिग्री। मतलब ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझ आ रहा है बच्चा लोग, श्योर? तो भाई हमने क्या देखा कि दो फोर्स दिए हुए जिसका रेशियो 3:5 है, रिजल्टेंट दोनों का दिया हुआ है 28 और दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है 60 और कहा जा रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड। भाई हमें F1 और F2 की वैल्यू फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है दोनों का। क्या करेंगे, करना क्या है, रिजल्टेंट है, एंगल है और रेशियो दिया हुआ है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, लेट the forces be 3x and 5x। भाई बच्चा हमने सीखा हुआ है 8 9 10 में रेशियो होता है तो हम x ले लेते हैं, है ना। सो 3x and 5x, रिजल्टेंट की फॉर्मूला √a² प्लस a प्लस 2ab cos थीटा। जो जो वैल्यू अवेलेबल है वो सब वैल्यू यहां पे रख दो। रिजल्टेंट की वैल्यू अवेलेबल है 28, स्क्वायर रूट ऑफ a। भाई a मतलब ये वाला, चलो वैल्यू ले लेते हैं 3x का स्क्वायर प्लस b मतलब चलो इसको ले लेते हैं 5x का स्क्वायर प्लस 2 3x into 5x 2ab cos 60। अब ये स्क्वायर रूट नट रहा है ना हमको, चलो मैं काम करता हूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड कर देता हूं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करेंगे तो इसका स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट गायब, तो यहां क्या बचा 9x² प्लस 5x² प्लस 2 3 into 5 15 x into x x²। देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन cos 60 1/2, 2 मर गया, बचा क्या 28 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9x², यहाँ पे 25x² प्लस 15x²। देखो सब x² में ही है तो तीनों ऐड हो जाएंगे 25 प्लस 15 40 49 x²। भाई दोनों देखो, दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, दोनों पास स्क्वायर आ रहा है। 49 का भी परफेक्ट स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर रूट हो जाता है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं
28, चलो यहीं लिख लेता हूं, 28 इज इक्वल टू 7x। अच्छा भाई स्क्वायर रूट कर दिया, दोनों जगह पे हमने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट, तो ये कट हो गया 28, 49 का स्क्वायर रूट 7 और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड कर देंगे, 28/7, x की वैल्यू 4। तो भाई f1 कितना लिया था हमने, 3x, 3 into 4 12 न्यूटन। f2 कितना लिया था, 5x, 5 into 4 20 न्यूटन। बस आ गई, आंसर फिनिश। भाई यही तो पूछा था, दोनों की मैग्नीट्यूड, तो दोनों की मैग्नीट्यूड फाइंड तो कर ली हमने, वैल्यू फाइंड कर ली ना, 12 और 20। समझ आया भाई? यशराज समझ आया बेटा? है क्या, चला गया, चला गया। चलो भाई अपना कंटिन्यू कर लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके भाई, आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है, इफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू, द मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, find the angle between vector a and vector b। भाई ये हमको कंडीशन दे रखी है और पूछा जा रहा है a और b के बीच में वैल्यू क्या होगी, एंगल क्या होगी, कोई आइडिया? पक्की बात? भाई हमको गिवन क्या है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ये हमको गिवन है। भाई हमने आज लेक्चर में देखा था स्टार्टिंग में कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्या होता है, भाई रिजल्टेंट वेक्टर होता है, तो सीधी सी बात है हम लिख सकते हैं। अब यहां पे क्या जा रहा है, r इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a। देखो बच्चा लोग यहाँ पे डिफरेंस समझना, ये a का मैग्नीट्यूड है, a की वैल्यू, जो भी वेक्टर a होगा उसकी वैल्यू, जो भी वेक्टर b होगा उसकी वैल्यू। इसका मतलब कुछ और है भाई, देखो समझो समझो, ऐसा हो सकता है कि वेक्टर a की मैग्नीट्यूड 3 होवे, वेक्टर b की मैग्नीट्यूड 7 होवे, लेकिन जब मैं उन दोनों को ऐड करके दोनों का मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, तो हो सकता है उस समय 7 + 3 10 ना हो, बल्कि कुछ और ही हो, मतलब सपोज कर लो 5 हो जाए सपोज, ठीक है भाई। ये जो है ये वेक्टर एडिशन है, ये क्या है, वेक्टर एडिशन। अरे रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है भाई, हमने देखा था ना कि अगर कोई लड़की इधर जा रही है 4 सेंटीमीटर, फिर घूम के वापस आ रही है इधर 3 सेंटीमीटर, तो हमने उस समय क्या देखा था, वेक्टर 4 प्लस वेक्टर 3 इज इक्वल टू 1 देखा था, याद आया कुछ? भाई वैल्यू 1 है, डिस्प्लेसमेंट 1 है, लेकिन हम इस तरीके से लिखते थे, वेक्टर वाइज इस तरीके से लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, अब 4 + 3 7 होता है, लेकिन आंसर क्या आया 1, तो एक्चुअली वेक्टर एडिशन है। भाई वेक्टर एडिशन डिपेंड करता है एंगल पे कि ये दोनों वेक्टर कितना एंगल बना रहे हैं। सो ये चीज में और ये चीज में फर्क है, ये हम रिजल्टेंट की वैल्यू बता रहे हैं और ये हम वेक्टर की वैल्यू बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, भाई रिजल्टेंट वेक्टर हमने क्या देखा था कि आप मोड लिखो कि सिंपली आर लिखो, एक ही बात है, इसके बदले ए, इसके बदले बी, मोड लिखो कि सिंपली वेक्टर लिखो, बात एक ही है। अच्छा कुछ याद आया कि रिजल्टेंट की वैल्यू अगर a + b है, इसका मतलब ये क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। भाई हम देखा था ना, कोई भी रिजल्टेंट का मैक्सिमम a + b होता है और मिनिमम a - b होता है, तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम। अच्छा अब मैक्सिमम कब होता है, स्पेशल केस याद करो, मैक्सिमम कब हो रहा था, जब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री था, जब दोनों पैरेलल थे, तो दोनों के बीच का एंगल कितना आ जाएगा, 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन। भाई अगर यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे अगर माइनस होता तो यहाँ पे 180 आ जाता,
सपोज अगर मैं यहाँ माइनस लिख दूं और ऐसा मोड बना दूं, तो भाई क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं मोड ऑफ a माइनस बी। a माइनस बी मतलब मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कब आती है? जब एंगल 180 डिग्री होता है। समझ आ रहा है बच्चा लोग मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, तो बच्चा लोग बस इसी कॉन्सेप्ट पे काम करना है, जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते रहना है। तो आज का हमें लेक्चर यहीं पे रखते हैं, इसके बाद हम देखेंगे एक नवा टॉपिक, और अगर टाइम रहा तो कुछ क्वेश्चंस इसके और प्रैक्टिस करेंगे। ओके।